नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम्स काफी पास आता जा रहा है और उम्मीद करता हूं कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। और मॉक टेस्ट लगाने में कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे मॉक टेस्ट में उतने मार्क्स नहीं आते हैं। 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर के आसपास हमारे कई बार मार्क्स रह जाते हैं। तो ऐसे में काफी लोग ये कहते हैं कि यार प्रीलिम्स के मार्क्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बनाया हुआ पेपर है। एक्चुअल में जो यूपीएससी का एग्जाम है वो कुछ और ही होता है और वहां पे रिजल्ट काफी कुछ चेंज हो जाता है। ऐसा होता है कि वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो खास परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसा है कि प्रीलिम्स के मार्क्स का कोई भी रिलेवेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? और अगर फर्क नहीं पड़ना चाहिए तो आप अपने 2 घंटे लगा भी क्यों रहे हैं? आप 2 घंटे पेपर देने में लगा रहे हैं, सॉल्यूशन भी उनके देख रहे होंगे, नंबर भी मिला रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रीलिम्स के मार्क्स के आधार पर आप क्या एनालिसिस कर सकते हैं और वो एनालिसिस आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्या हेल्प करने वाली है। देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम ये जान लें कि जो प्रीलिम्स के मार्क्स हैं इसका पर्पज क्या है। तो मेरे हिसाब से इनका 3 ही मेन पर्पज है। पहला पर्पज तो ये है कि आपके कंटेंट का रिवीजन हो जाए, बिकॉज एक बार जो पढ़ना होता है और फिर उसको अप्लाई करना होता है, आपका जो नॉलेज है उसके बेसिस पे आप एप्लीकेशन कितना अच्छा कर रहे हैं, ये काफी कुछ डिटरमाइन करता है कि आपका प्रीलिम्स में मार्क्स कितने आने वाले हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको गैप्स पता पड़ जाए कि यार कौन सा पार्ट मेरा अच्छे से प्रिपेयर्ड है, कौन सा मुझे लगता है अच्छे से प्रिपेयर्ड है और अच्छे से प्रिपेयर्ड है नहीं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि मुझे मिस्टेक्स पता पड़ जाएं। दोस्तों, सबसे पहले जो हमें करना है वो ये करना है कि अपने मॉक्स में मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। मिस्टेक्स को हमको काफी डीप में देखना है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हम कर रहे हैं। ये मिस्टेक हो सकता है कि पेपर के पढ़ते समय हम कर रहे हो, हम इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ ले रहे हो, हम जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आते हैं ऑल, नेवर, एवर, उनको ओवरलुक कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में हमारी एक्यूरेसी नहीं बैठ रही हो। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिस्टेक आप कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं काफी बच्चे टिक अच्छे से करते हैं, ओएमआर में गलत गोला मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये सारी टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम काफी बच्चों को आ जाता है कि यार 2 घंटे में पेपर ही पूरा अच्छे से नहीं हो पा रहा है, हमको तीसरे राउंड के लिए समय ही नहीं बच रहा है। टाइम मैनेजमेंट की हम बात कर लें, ये सारी मिस्टेक्स जो आप कर सकते हैं, चांसेस आर कि आप मॉक्स में कर रहे होंगे। तो देखिए, जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मॉक पेपर है, किसी भी कोचिंग का आप दे रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये जो मॉक पेपर आप दे रहे हैं, चांसेस हैं कि यही मिस्टेक आपकी प्रीलिम्स के एक्चुअल पेपर में भी रिपीट हो जाए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो आपको करना है वो ये करना है कि इन मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है। अगर आप इन मिस्टेक्स को नोट डाउन नहीं करेंगे तो चांसेस आर कि आप उन पे सोचेंगे नहीं, कॉन्शियसली नहीं सोचेंगे कि इन मिस्टेक्स को मैं अवॉइड कैसे कर सकता हूं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि आप एक सेपरेट नोटबुक बनाइए और उन नोटबुक में अपनी मिस्टेक्स को लिखिए। यार ये वाला क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ, क्या मुझे गलत याद था, क्या मैं रिवीजन अच्छे से नहीं कर पा रहा था, या मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया, गलत ओएमआर में मार्क कर दिया, टिक नहीं किया, बाद में रह गया क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना था, टाइम मैनेजमेंट का कमी हो गया, समय ही नहीं मिला ये वाला राउंड पूरा करने के लिए, ये क्वेश्चन तो आसान था, मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए था, मैं कर ही नहीं पाया इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि ये चीजें आपको मिस्टेक्स ना केवल लिख लेनी है, बल्कि आपको एक सिस्टमिक प्लान भी बनाना है कि वो मिस्टेक आप रिपीट ना करें। देखिए, जब तक वो सिस्टमिक प्लान नहीं बनेगा ना कि यार ये प्लान मैं बनाऊंगा, ये मिस्टेक्स मैं अवॉइड कैसे करूंगा, एक्चुअल पेपर में वो मिस्टेक कैसे अवॉइड करूंगा, उसको आप जरूर लिखिए। फॉर एग्जांपल, जब भी आप इनकरेक्ट या करेक्ट शब्द को पढ़ते हैं तो गोला कर दीजिए उस पर। तो जैसे ही आपका जब आप इस प्रैक्टिस में आ जाएंगे कि इनकरेक्ट करेक्ट को पढ़ेंगे तो गोला जब आप कर देंगे, चांसेस आर कि आप उसको ओवरलुक नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली, कोई एक्सट्रीम वर्ड आता है तो उस पर गोला कर दीजिए, तो चांसेस आर कि आप उसको ओवरलुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने कॉन्शियसली ये हैबिट बिल्ड कर ली है कि ऐसा कोई कीवर्ड आएगा तो मैं गोला कर दूंगा। सिमिलरली, जब आप ओएमआर में मार्क करते हैं तो ऐसा कोई रूल बुक अपने हिसाब से बना देते हैं कि भैया फर्स्ट का आंसर ए है तो पहले ए मैं यहां टिक कर रहा हूं, फिर मैं 1 2 3 4 में जो ओएमआर में 1 2 3 4 होता है वहां पे 1 देखूंगा और उसके बगल में ए टिक करूंगा। तो ये 4 स्टेप का जो प्रोसेस है, मैं हर क्वेश्चन पे इसको फॉलो करूंगा, 1 ए। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको क्वेश्चन पेपर में मार्क करना है वही आप ओएमआर में मार्क करेंगे, नहीं तो भाई आप पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। जब आप कुछ नंबर से प्लेस मिस करते हो ना, यही मिस्टेक्स आपको याद आती है कि यार ये वाली मिस्टेक मैंने क्यों कर दी। कॉन्शियसली आप एक लिस्ट बनाइए, सोचिए कि वो मिस्टेक को मैं कैसे अवॉइड करूंगा, और हर मॉक के पहले उस मिस्टेक्स को रिवाइज करिए। यार ये मिस्टेक मैंने पिछली बार कर दी है, किसी भी कीमत पे ये मिस्टेक्स मैं नहीं करूंगा। योर बिगेस्ट अचीवमेंट विल बी कि ये मिस्टेक्स आपकी रिपीट होनी बंद हो जाएं, तो एक्चुअल प्रीलिम्स में आपकी मिस्टेक्स होंगी नहीं। आप मानिएगा 5 से 10 नंबर तो आपका इसी वजह से बढ़ जाएगा, क्योंकि आप इस तरह की मिस्टेक्स करके नहीं आएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट बात इज कि अपने वीक एरियाज पहचानिए। यार पॉलिटी में मुझे तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, बट ये पार्लियामेंट वाले क्वेश्चन में गलत कर देता हूं, या मनी बिल पे मुझे क्लैरिटी नहीं है, या मुझे फंडामेंटल राइट्स याद नहीं रहते, या साइंस टेक में जेनेटिक इंजीनियरिंग मुझे अच्छे से याद नहीं होता। तो ऐसे करके वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो यूपीएससी हर साल पूछता रहता है, बट यार मुझे अभी कॉन्फिडेंस उन पे नहीं आया है। या ट्रिब्यूटरीज हैं, यार कृष्णा रबर की ट्रिब्यूटरी है ना, मैं बार बार भूलता रहता हूं, मैं कितना भी उसको याद कर लूं मैं उसको भूलता ही रहता हूं। तो ऐसे करके जो हाई आउटपुट थीम्स है जो बार बार यूपीएससी पूछ रहा है वो आपको भी याद नहीं रह रही है, उसका भी एक सेपरेट नोटबुक बनाइए। अगर ऐसा है कि आपको रिवर्स ट्रिब्यूटरी याद नहीं रहती है तो उनको डेली बेसिस पे सेपरेट नोटबुक में याद करिए। अगर आप उसको तभी रिवाइज करोगे जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, उसका नंबर तो 15-20 दिनों में आएगा, 25 दिनों में आएगा। ज्योग्राफी दोबारा पढ़ने का, तो दोबारा पढ़ने का जब नंबर आएगा तो वो आपको
लंबे समय तक याद नहीं रहने वाली हैं यार, रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज। आप डेली बेसिस पे उन फैक्चुअल चीजों को याद नहीं करेंगे, तब तक आप लंबे समय तक उनको याद नहीं रख पाएंगे। तो जो भी फैक्चुअल चीजें हैं, जो भी आपको अच्छे से याद नहीं होता है, एक सेपरेट नोटबुक बनाइए, एक सेपरेट डायरी बनाइए, उस डायरी को डेली सुबह उठते ही आप रिवाइज करिए। आप देखेंगे कि आपकी एक्यूरेसी कितनी बढ़ती बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि यार मेरे वीक एरियाज कौन से हैं, कंटेंट कवरेज में क्या कमी रह रही है, और मैं इन एरिया को सब्जेक्ट वाइज कैसे मीट आउट कर सकता हूं कि यार पॉलिटी में ये वाला एरिया आज नहीं रहा, साइंस में ये नहीं रह रहा, मैं इकोनॉमी में भूल जाता हूं M1 M2 M3 F4 M4 सप्लाई क्या है, तो मैं उसका भी लिख लेता हूं। मैं फॉरेक्स में भूल जाता हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भूल जाता हूं, उसका भी छोटा सा अपने लिए निमोनिक्स बना लिया और याद कर लिया। तो पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि कंटेंट वाइज, मिस्टेक्स वाइज और कंटेंट वाइज डायरी में नोट डाउन करिए। यू विल थैंक मी ऑन द डे ऑफ योर प्रीलिम्स। अगर आप ये लगातार करते हैं, आप पाएंगे कि आपकी एफिशिएंसी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती 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 चली जाती है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। देन टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम सबको पता है कि यूपीएससी में एक्चुअल प्रीलिम्स में सारे क्वेश्चन हमको नहीं आते हैं। 35-40 क्वेश्चन आते हैं, उसके अगले 35-40 क्वेश्चन हमको रिस्क लेनी होती है। तो उसमें जो 50-50 क्वेश्चन होते हैं, वो 50-50 क्वेश्चन जिसमें हम एलिमिनेट कर पाते हैं कि यार ए और सी तो उत्तर में नहीं है, बी और डी में से आंसर होगा। तो बी और डी, अगर आप 50-50 क्वेश्चन में अपनी एक्यूरेसी बढ़ा देते हैं, आपको प्रीलिम्स क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सीधी सी बात है। तो फोकस करिए 50-50 वाले क्वेश्चन में अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने पे। अगर आप रैंडम तुक्का भी मारोगे ना 50-50 क्वेश्चन में, आप पाएंगे कि उनसे नेट पॉजिटिव ही आता है, क्योंकि वो 50-50 क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी ऐसा है। और ऐसे 35-40 क्वेश्चन में आप तुक्का मारिएगा, रैंडम तुक्का मारिएगा, आपको नहीं भी पता है तो भी आप पाएंगे कि आपका नेट पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ये करना है कि इससे एक्यूरेसी बढ़ाई जाए। कैसे बढ़ाओगे? आप अपने लिए रूल बनाओगे यार 50-50 क्वेश्चंस में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसमें इस तरह का लॉजिक काम करता है। ऐसे रूल्स अपने लिए बनाओगे कि जब मैं श्योर नहीं हूं तो मैं किस तरह के लॉजिक लगाऊंगा, मैं कैसे उसको एलिमिनेट करूंगा, उस चीज पे आप ध्यान दीजिए। आप स्पेसिफिकली ध्यान दीजिए कि आप रिस्क कौन से क्वेश्चन पे ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कोई और क्वेश्चन पे रिस्क लेना है, फॉर एग्जाम्पल आता है कि यार इस वर्ड का मीनिंग का मतलब क्या है, ये 6th मास एक्सटेंशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल, तो एबीसीडी वाला क्वेश्चन है, सीधा एबीसीडी लिखा हुआ है, तो देखिए क्या ऐसा तो नहीं है कि ए जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन का सबसेट ही है क्या, ऐसा तो नहीं है। ये सब लॉजिक लगाइए। जब आप पाएंगे कि जब नंबर ऑफ लॉजिक्स आप बार बार रिट्रीट कर रहे हैं अपने माइंड में और उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं मॉक्स के ऊपर, पीवाईक्यूज के ऊपर, तो बेसिकली आपके दिमाग में इससे बहुत सारे लॉजिक बन जाएंगे जो आपके खुद के होंगे, जिन पे आपको खुद को, यूट्यूब वाला नहीं होगा कि यूट्यूब वाले ने कोई बता दिया मैं उसको लगा रहा हूं। खुद के लॉजिक बनाइए कि 50-50 क्वेश्चंस में पॉलिटी में एक्यूरेसी ज्यादा आ रही है, इकोनॉमी में एक्यूरेसी ज्यादा आ रही है, कैसे मैं उसको एलिमिनेट करूंगा, क्या मैं हंच बेसिस पे इसको कैसे सॉल्व करूंगा। ये खुद से सोचिए कि कैसे उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकता हूं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी नोट डाउन करिए कि किस तरह क्वेश्चंस में आप रिस्क लेते हैं तो ज्यादा चांस होता है। आर्ट एंड कल्चर के फैक्चुअल क्वेश्चन में रिस्क लूंगा तो यार नेगेटिव ज्यादा हो जाता है। मैं 50-50 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, जब मैं रिस्क की बात कर रहा हूं, मैं उन क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जहां मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं कीवर्ड के बेसिस पर रिस्क लेना चाह रहा हूं। तो मैं कहता हूं आर्ट एंड कल्चर में नहीं बैठ पाता है साहब, लेकिन साइंस एंड टेक में बैठ जाता है। तो ऐसे करके सब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई करिए कि यार ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है, यहां मैं रिस्क लूंगा एक्चुअल पेपर में। तो ये बेसिकली आप ही को करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन कहां है, आपका हंच एक्चुअली कहां पे बहुत अच्छे से काम करता है, ये आप ही को बनाना है। तो ये काम भी करिए। टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी मतलब जो पहला राउंड है, उस पहले राउंड में मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूं और जितने क्वेश्चन पहले राउंड में अटेम्प्ट करता हूं उसकी मेरी एक्यूरेसी क्या आ रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि पहले राउंड के क्वेश्चन से मेरी एक्यूरेसी 60% 70%? इसका मतलब क्या है कि वो क्वेश्चन पहले राउंड में सॉल्व भी नहीं करने थे, आप उन पर कॉन्फिडेंट नहीं थे, आपको लग रहा था कि वो क्वेश्चन आते हैं बट आपको आते नहीं थे। उस पर भी काम करिए कि पहले राउंड का एक्यूरेसी बढ़ाने का मतलब रिवीजन आपको अच्छे से करना है। सिमिलरली सेकंड राउंड 50-50 में कैसे एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, इन चीजों पे काम करिए। इस पे डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, जरूर जरूर देखिएगा, आपको पता पड़ जाएगा। साइंटिफिकली मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअल नंबर कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं पेपर के डिफिकल्टी बेसिस पे, आप देन एंड देयर डिसाइड कर सकते हैं। तो बहुत साइंटिफिक तरीका मैंने आपको बताया है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी मॉक आप दे रहे हैं उसको रिवाइज करिए। जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं स्पेशली हाई आउटपुट थीम से, उनको नोट डाउन करिए, उनके सॉल्यूशन को रिवाइज करिए। जो भी गैप्स रह जाते हैं मॉक देते देते लिखिए, यार ये मुझे याद नहीं आ रहा है, इस सेपरेट नोटबुक में लिख लीजिए, यार ये टॉपिक मुझे रिवाइज करना है। पेपर खत्म होते ही वो रिवाइज करिए। जैसे ही उसको रिवाइज करोगे पेपर खत्म होते ही आपको तुरंत याद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके ब्रेन ने थोड़ा उस पर काम किया, अभी जस्ट काम किया, इसलिए आपको याद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपने जस्ट जैसे ही उसको तुरंत रिवाइज करोगे पेपर के बाद तो आपको याद हो जाएगा। तो ये काम करिए। कंटेंट गैप्स, जो भी आपके कंटेंट गैप्स हैं उसको नोट डाउन करके तुरंत रिवाइज करिए। मॉक्स का भी रिवीजन करिए, स्पेशली मिस्टेक्स का, उनका भी रिवीजन करिए कि यार ये क्वेश्चन गलत हो गया, आपको लंबे समय तक वो याद रहने वाला है। अल्टीमेटली जब आप एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सेक्शनल टेस्ट स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे सॉल्व करने की, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट आप सॉल्व करते हो तो ज्यादा एरिया कवर करते हो। पॉलिटी के सेक्शनल टेस्ट से पॉलिटी के सारे मेजर कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लोगे, इकोनॉमी के सेक्शनल टेस्ट से सारे इकोनॉमी के मेजर कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लोगे। तो सेक्शनल टेस्ट को अच्छे खासे नंबर में अटेम्प्ट करना, कम से कम 25 से 30 जो टेस्ट हैं सेक्शनल टेस्ट के वो जरूर आप अटेम्प्ट करिएगा, ताकि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं एप्लीकेशन के फॉर्म में।
फुल लेंथ टेस्ट का पर्पज ये होता है कि अपनी टेस्ट टेक्निक स्ट्रेटजी को मजबूत कर सकें। मल्टीपल कोचिंग के फुल लेंथ टेस्ट ट्राई करिएगा, कभी एक्स कोचिंग का, कभी वाई कोचिंग का, क्योंकि यूपीएससी का जो एक्चुअल पेपर है वो भी अलग अलग तरीके से आता है। कई बार किसी पैटर्न पे आएगा, कभी किसी पैटर्न पे आएगा, तो उससे क्या है कि वो रैंडमनेस का एहसास होता है ना, वो रैंडमनेस की प्रैक्टिस होती है कि अलग अलग पेपर आएगा तो मैं अलग अलग तरीके से कैसे रिएक्ट करूंगा। ठीक है, सो द पॉइंट इज, अगर मार्क्स लो आ रहे हैं मॉक्स में तो परेशान नहीं होना है, लेकिन इन चीजों पे काम करना है। मार्क्स अगर लो आ रहा है तो इन चीजों पे काम करिएगा, मार्क्स भी बढ़ने लगेगा। और कई बार ऐसा होता है कोचिंग जबरदस्ती पेपर डिफिकल्ट बनाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, उन चीजों से परेशान नहीं होना है। परेशान इन चीजों से होना है कि यार जो मेरा ट्रेडिशनल एरिया था वहां से तो मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूं, यार जो मिस्टेक्स हैं वो मेरी कम हो रही है कि नहीं हो रही है, 50-50 क्वेश्चन से मेरी एक्यूरेसी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। इन चीजों पे आप काम करिए, आप देखेंगे कि एक्चुअल यूपीएससी के प्रीलिम्स पेपर में आपका बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि मॉक टेस्ट को बेसिकली कैसे एक्चुअल में यूटिलाइज करना है और कैसे आप अपना जो स्कोर है उसको बढ़ा सकते हैं, गलतियों से सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।